नमस्कार। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अब अपने हालातों को देखने के बाद खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इसीलिए बार बार किसी न किसी बैठक में इस बात का हिंट दे रही हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं और इसी से कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने की सोच रहे हों। अब अभी तो सिर्फ अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन क्या मोहम्मद यूनुस ऐसा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसा हाल हो गया है। बांग्लादेश की सेना मोहम्मद यूनुस के फैसलों पर न सिर्फ सवाल खड़े कर रही है, बल्कि आपत्ति दर्ज कराते हुए उन पर दबाव बना रही है। और इसीलिए ये आदमी जिसने शेख हसीना का तख्ता पलट कराया था गैर कानूनी तरीके से, वो अब खुद अपनी सरकार बचा पाने में नाकामयाब साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलमबाइन जी मौजूद हैं और स्वागत है निपुण जी। सबसे पहले तो अब एक खबर चल रही है, या कह लीजिए कि कयास आप इसे कह सकते हैं, कि इस आदमी का तख्ता पलट होगा, एक बार फिर से सरकार गिरेगी और शेख हसीना की एंट्री होगी। ये सिर्फ कह देना आसान है, जो लोग सोच रहे हैं सोचना आसान है, या प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है? जी 14 अगस्त 2024 आपको याद होगा, मैंने आपके साथ ब्रॉडकास्ट किया था बांग्लादेश को लेकर। काफी लोगों ने उसको देखा भी था और मैंने उसमें एक बात आपको कही थी कि जो अभी ये आपको दिख रहा है ये टेम्परेरी है। जो स्थायित्व है वो बांग्लादेश का एक सेकुलर फैब्रिक में है, ना कि इस प्रकार के रेडिकलिज्म के अंदर। और शेख हसीना उसी सेकुलरिज्म का झंडा लेके चलने वाली नेता बांग्लादेश की थी। उसी सेकुलरिज्म के झंडे के तले, बंगाली नेशनलिज्म के झंडे के तले बांग्लादेश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। लेकिन इन 9 महीने के अंदर, यानी कि अगस्त से लेकर आज हम बात कर रहे हैं, मई खत्म होने वाला है, इन 9 महीने के अंदर क्या हुआ कि 9 महीने के अंदर बांग्लादेश के स्थिति पहुंच चुका है, कई दशकों में पीछे जा चुका है। अगर होता ये कि बांग्लादेश में इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट ना होता, बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ गई होती, बांग्लादेश को बहुत सारे बेनिफिट मिल गए होते, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जनता इस प्रकार के हुए कूप को या तख्ता पलट को स्वीकार कर लेती। लेकिन बांग्लादेश ऐसा कुछ कर नहीं पाया। बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो है वो आज मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट कर दिए, जिसे हम एक बांग्लादेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लोग इनके साथ ऐसे में ये क्या कहेंगे कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। काम क्यों नहीं कर पा रहे? तुम भी ने तो और लोगों को, तुमने तो काम किया, तुमने तो लोगों को उखाड़ उखाड़ के फेंका है। एक गुंडे मवाली की तरह के आप कुर्सी पे बैठ गए, अब आप उम्मीद कर रहे हैं काम नहीं करने दे रहे हैं। तुम जनता से चुनकर आए हो, तुम्हें काम नहीं करने दे रहे हैं? मतलब हद होती है। अपील भी व्यक्ति ऐसी कर रहा है जैसे ये इलेक्शन चुनकर आया। अगर मान लीजिए यूनुस वाकई में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वाले थे, इनको आते ही चुनाव करवा देना चाहिए था कि जनता अगर मुझे पसंद करेगी तो मैं रहूंगा, नहीं तो कोई और आएगा, तो हम मानते। तो मतलब ये वाली बात है कि आज डाकू उम्मीद कर रहा है कि दुनिया मेरे साथ में शराफत का व्यवहार करे। तुम डाकू की तरह आए हो और तुम्हें शराफत का व्यवहार दूसरी पार्टियां करें, चाहे वो शेख हसीना की पार्टी हो, आपका खालिदा जिया की पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, या नई नवेली बनी पार्टी एनसीपी हो, कि सब आपके झंडे के पीछे आ जाएं और आप एक जिहादी मानसिकता को उत्पन्न कर रहे हैं। 9 महीने में आपने बांग्लादेश की ये गति बना दी है कि आपने वहां पर दुनिया के सामने दिखा दिया कि बांग्लादेशी जो है वो जिहादी मानसिकता को मानने वाले लोग भी हैं। इस प्रकार वहां पर हिंदुओं के साथ सर्विस हुई, ये पूरे बांग्लादेश के पूरी दुनिया ने देखा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब सेना भी इस बात को लगातार देखते हुआ ये अभी जो घटनाक्रम जो सेना के प्रमुख वकार साहब का जो बयान आया है, उनका बयान क्यों आया? इसलिए आया कि अभी यूनुस ने कहा कि हम एक रखाइन कॉरिडोर बनाएंगे, और जिससे क्या होगा, रखाइन स्टेट में रहने वाले जो आपके रोहिंग्या हैं उनके लिए मानव संसाधन या मानव जो राहत सामग्री वो भिजवाई जा सके।
आप सोचिए कौन से, उस रखाइन आर्मी के साथ बांग्लादेश की सेना के कुछ लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो रखाइन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। इसको लेकर वकार साहब ने कहा है जो सेना प्रमुख है कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, आपने एक नया कॉरिडोर बना दोगे, कल को जो वहां की आपकी रखाइन स्टेट की जो रखाइन आर्मी है उसका आना जाना आप सुलभ कर दोगे बांग्लादेश के अंदर। जो बोले रखाइन स्टेट में कर रहे हैं वो हमारे यहां भी करेंगे। आपने तो सीधा सीधा बांग्लादेश की जो सुरक्षा है उसको ताक पे रख दिया है। और दूसरा एक चीज और दिखाई देती है इसमें एक बात ये भी दिखाई देती है कि जो बांग्लादेश में आपको आर्मी जो उनकी है उसमें भी 2-3 गढ़े आपको दिखाई देंगे। एक तो ऐसा गढ़ा जो पूर्ण रूप से नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है, एक वो गढ़ा जो पूर्ण रूप से इस्लामिस्ट है, जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती की वकालत करता है, जिसको शेख हसीना ने रजाकार भी कहा था कि दे आर द रजाकार। 71 में बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा था जो पाकिस्तान के कर्नल टीका खान जो थे, जिन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था, इसमें 3 लाख महिलाओं का रेप हुआ था और 30 लाख लोग मार दिए गए थे, उनका साथ दे रहे थे, जिनको बांग्लादेश में रजाकार कहा जाता है। तो उन्होंने कहा भी था कि जो ये आंदोलन करने वाले रजाकार लोग हैं। तो क्या गलत कहा था शेख हसीना ने, आज आपका साहब तुम उस देश को अपने आप में दोस्ती कर रहे हो, उससे संबंध अच्छे बना रहे हो, जिसने आज तक तुमसे 71 की माफी नहीं मांगी कि हमने 71 में जो किया था वो गलत किया। आप सोचिए कि जो महिलाओं का मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ, मैं वापस मुद्दे पर ही आऊंगी। शेख हसीना को हटाने में जिन छात्रों ने आंदोलन किया था या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की थी, वैसा ही आंदोलन फिर से ढाका की सड़कों पर हो रहा है। वही छात्र सड़कों पर उतरकर अब यूनुस के खिलाफ आ गए हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब कितना भविष्य है यूनुस का? क्योंकि सेना ने भी कह दिया कि इस साल के अंत तक आप चुनाव कराओ, और चुनाव होते हैं तो ये इस आदमी के तो जीतने के आसार नजर आते नहीं है। क्या था जो छात्र आंदोलन सेना से हटाने के लिए हुआ वो जमात इस्लामी सपोर्टेड था, और जो जमात इस्लामी सपोर्टेड जो छात्र थे उन्होंने बना ली है अपनी नई पार्टी एनसीपी। अच्छा, वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। इसमें जो आंदोलन में शामिल है वो शामिल है अवामी लीग के सपोर्टर, बीएनपी के सपोर्टर। अब हुआ ये है कि चाहे वो अवामी लीग हो या आपका बीएनपी हो, दोनों में एक अंदर खाने एक सहमति बनी हो कि भाई देखो अगर यूनुस बैठा रहा तो ये अपने अकॉर्डिंग व्यवस्था चलाने प्रयास करेगा, ना तो तुम्हारे हाथ सत्ता आने वाली है ना हमारे हाथ सत्ता आने वाली है। जहां पहले यूनुस आने के बाद बीएनपी सपोर्टर दिखाई दे रहे थे, ये तो बीएनपी के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले थे, यहां तक कि खालिदा जिया को बांग्लादेश छोड़कर बाहर जाना पड़ा। बिल्कुल। तो इन्होंने कहीं ना कहीं कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उन पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया। तो वो पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक जो आपके संगठन हैं वो आज आंदोलन कर रहे हैं कि यूनुस को भगा, और बाकी जो इनके साथ जुड़े हुए संगठन थे, जिन छात्रों के कहने पर यूनुस आए, आज वो जनता को समझा ये नहीं पा रहे हैं कि यूनुस को लाकर हमने गलती किया, सही बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और एक चीज और मतलब मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि शेख हसीना का मान लीजिए अगर कमबैक होने की खबरें भी आती हैं या कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो वो पॉसिबल होगा कैसे? क्योंकि इनके खिलाफ तो ऐसे ऐसे केस लगा दिए गए हैं कि आज ही एंट्री कर जाए तो इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आवाज दीजिए, रिपीट कीजिए अपनी बात को। हाँ, यूनुस जब आए तो यूनुस के ऊपर पहले केस थे, लेकिन जैसे ही वो सरकार बदलती है सारे केस यूनुस से हटा दिए जाते हैं। और देखिए केस लगाने वाले कौन है? केस लगाने वाले क्या एक लोकतांत्रिक सरकार है जिसका कोई औचित्य है? देखिए एक बात समझिए, हमने हमेशा पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हुए मैं बोलता हूँ शक्ति सत्ता वैधता। शक्ति के माध्यम से सत्ता तो काबिज कर ली, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको लेजिटिमेसी मिले, वैधता मिले। कल को कोई नक्सली ये कहे कि इस क्षेत्र में आना तुम्हारा प्रतिबंधित है, आना मत, गोली मार देंगे। अब नक्सलियों को उसमें दबदबा काफी ज्यादा है, वहां पर काफी हिंसा हो रही है, तो सरकार ने कह दिया मुझे कि नहीं मत जाना, हर तुम गोली मार दे।
वो सिक्योरिटी के लिए बोला गया है। लेकिन मैं अगर आज जाना चाहूं तो मेरा संविधान मुझे अलाउड करता है। शेख हसीना के ऊपर केस कब लगे हैं? जब मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बात इतनी सी है। तो देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश के हालात किस तरीके से बदलेंगे और यूनुस के बाद क्या अब शेख हसीना की री एंट्री होगी बांग्लादेश में, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। और बाकी आप सभी इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।